हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे स्टील स्ट्रक्चर के नेक्स्ट टॉपिक का। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेंशन मेंबर्स के बारे में। ये वीडियो टू द पॉइंट है, बने रहिएगा, आपको बहुत ही इजी वे में सब चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, टेंशन मेंबर क्या होता है? जो मेंबर सब्जेक्ट होता है एक्सियल टेंशन के द्वारा, वो कहलाता है हमारा टेंशन मेंबर, राइट। अगर हमको टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करनी है किसी भी टेंशन मेंबर की, वो किसके इक्वल होती है? मिनिमम ऑफ ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शेयर फेलियर। इन तीनों की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ। नाउ अब इन तीनों को हम वन बाय वन कैसे फाइंड करते हैं? कभी भी ये याद रखना है आपको कि ग्रॉस सेक्शन में हमेशा यील्डिंग होती है, नेट सेक्शन में हमेशा रप्चर होता है और ब्लॉक में हमेशा शेयर फेलियर होता है, राइट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि TDG। ग्रॉस यील्डिंग है तो ये FY हो जाएगा, स्ट्रेस इनटू एरिया फोर्स आ जाएगा। TDG इज इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेस इनटू एरिया, ग्रॉस एरिया हो गया, बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग। यील्डिंग की पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है गामा M0, जो कि इक्वल होता है 1.1 के। नाउ यहाँ पे FY यील्ड स्ट्रेस है, AG ग्रॉस एरिया है, गामा M0 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्डिंग है, दैट इज 1.1। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे नेट सेक्शन रप्चर, यानी कि TDN। ये कहाँ से आएगा? नेट सेक्शन रप्चर से। और नेट सेक्शन एरिया, फोर्स इज स्ट्रेस इनटू एरिया, तो स्ट्रेस यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेस, ये है 0.9 टाइम्स ऑफ FU इनटू नेट एरिया AN by partial safety factor for rupture, that is gamma M1 which is 1.25. Stress into area हो गया, FU ultimate stress, AN net sectional area, gamma M1 is 1.25. Now अब यहाँ पे हम net sectional area कैसे फाइंड करते हैं? अगर प्लेट्स और फ्लैट्स हैं, अगर चेन बोल्टिंग है तो एरिया ऑफ नेट अलग तरीके से आएगा, अगर स्टैगर्ड बोल्टिंग और रिविटिंग है तो नेट एरिया अलग तरीके से आएगा, राइट। फर्स्टली अगर चेन बोल्टिंग है, ये डायमीटर ऑफ होल D0 है, विड्थ B है, थिकनेस T है, तो नेट एरिया क्या हो जाएगा? एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या हो गया? B माइनस एन D0, जितने भी टाइम्स ये होल है उसको माइनस कर लेंगे विड्थ से, इंटू थिकनेस। ये एरिया हो जाएगा नेट एरिया। नेक्स्ट स्टैगर्ड बोल्टिंग में कैसे आएगा? B माइनस एन D0 प्लस समेशन ऑफ P स्क्वायर बाय 4G इंटू T। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एंगल का केस है, ये एंगल जब भी प्रोवाइडेड रहेगा, ये जो गजेट प्लेट से जो एंगल कनेक्टेड होता है वो कहलाता है कनेक्टेड लेग, और जो नहीं कनेक्ट होता है वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग लेग या अनकनेक्टेड लेग, राइट। इसमें क्या होगा? ये जो लेग है वो कम स्ट्रेस को ले पाएगा और ये जो है वो ज़्यादा स्ट्रेस को ले पाएगा। यहाँ पे जो आउटस्टैंडिंग लेग है वो लैग करेगा इन हैंडलिंग द स्ट्रेसेस ड्यू टू शेयर लैग इफेक्ट। यहाँ पे एक शेयर लैग इफेक्ट क्रिएट होता है। उस लैग इफेक्ट को कम करने के लिए हम एक लग एंगल प्रोवाइड करते हैं, एक एक्स्ट्रा एंगल नीचे साइड में प्रोवाइड किया जाता है। लग एंगल से क्या होता है? लेंथ ऑफ द जॉइंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाती है। बेसिकली शेयर लैग इफेक्ट को कम करने के लिए हम लग एंगल प्रोवाइड करते हैं और लेंथ ऑफ जॉइंट को रिड्यूस करने के लिए लग एंगल प्रोवाइड किया जाता है। नाउ अब हम एंगल सेक्शन में नेट सेक्शन रप्चर कैसे फाइंड करेंगे? नेट सेक्शन रप्चर TDN एंगल के केस में हो जाएगा अकॉर्डिंग टू IS कोड के क्लॉज में, ये हो जाएगा 0.9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग नेट ANC इंटू FU अल्टीमेट स्ट्रेस बाय गामा M1। नाउ यहाँ पे जो रिडक्शन आएगा वो आउटस्टैंडिंग लेग में आएगा स्ट्रेसेस में, तो ये कम स्ट्रेस ले पाएगा, तो ये आउटस्टैंडिंग लेग में हम एक रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करेंगे, राइट, क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रेस कम ले पाएगा। बीटा हो जाएगा हमारा रिडक्शन फैक्टर। नाउ अब ये रिडक्शन किस में आएगा? आउटस्टैंडिंग लेग में। ग्रॉस एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग हो गया इनटू यील्ड स्ट्रेस। ये आउटस्टैंडिंग लेग जो है वो हमारा यील्ड स्ट्रेस से गवर्न है, तो FY बाय गामा M0, जहाँ पे बीटा रिडक्शन फैक्टर होता है 1.4 माइनस 0.076 W by T into FY by FU into BS by LC, which is less than or equals to FU into gamma M0 by FY into gamma M1। ये आना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0.7।
जहां पे ANC क्या है, नेट एरिया है कनेक्टेड लेग का, और A0 है ग्रॉस एरिया है आउटस्टैंडिंग लेग का, और विड्थ जो है आउटस्टैंड लेग विड्थ है, BS जो है वो शियर लेग विड्थ है, और FY यील्ड स्ट्रेस है, FU अल्टीमेट स्ट्रेस है, राइट। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे जो ये बीटा है ये डिपेंड कर रहा है हमारा LC और T में, राइट। सो बेसिकली LC और T क्या है, डिजाइनिंग ही हो गई, राइट। सो लेंथ और थिकनेस ये कब आएगी, जब हमको ऑलरेडी एंगल का ये पता होगा, राइट, तभी बीटा आ पाएगा। सो बीटा डिपेंड कर रहा है इन दोनों पे, और ऑलरेडी हम डिजाइन कर रहे हैं तो ये पता होगा तो हम डिजाइन क्यों करेंगे, है ना। तो इसीलिए हम लोग बीटा को रिडक्शन फैक्टर हम यहाँ पे नहीं ले सकते बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर। तो हम IS कोड सजेस्ट करता है कि प्री साइज कर दो एलिमेंट को। सो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम प्री साइजिंग करते हैं एलिमेंट को। सो पहले से हम एक साइज को डिसाइड कर लेते हैं। सो TDN आ जाता है यहाँ पे अल्फा इंटू FU इंटू AN बाय गामा M1। सो जहाँ पे अल्फा आता है 0.6 अगर 1 to 2 वोल्ट है, अगर 3 to 4 वोल्ट है तो 0.7, अगर 4 से ज़्यादा वोल्ट है तो 0.8, और अगर वेल्ड कनेक्शन है तो 0.8। सो यहाँ से हम TDN फाइंड करेंगे, फिर हम यहाँ से TDN फाइंड करते हैं। सो IS कोड बोलता है पहले प्री साइज कर लो, क्योंकि उसमें हमको ऑलरेडी एलिमेंट्स पता नहीं है। नेक्स्ट आता है ब्लॉक शेयर फेलियर। सो ब्लॉक शेयर फेलियर कब होगा, कोई भी ब्लॉक कब फेल होता है, जब वो शेयर में भी फेल हो जाए और टेंशन में भी फेल हो जाए, तो वो कहलाता है हमारा ब्लॉक शेयर फेलियर। सो ब्लॉक शेयर फेलियर यानी कि TDB वो होता है मिनिमम ऑफ TDB1, TDB2, इन दोनों की मिनिमम वैल्यू। नाउ TDB1 कैसे आता है, ये होता है शेयर यील्डिंग और टेंशन रप्चर का केस, और TDB2 होता है टेंशन यील्डिंग और शेयर रप्चर का केस। मतलब कि जब शेयर और टेंशन में फेल होता है मटेरियल तो वो ब्लॉक फेलियर होता है, राइट। सो TDB1 में हम पहले देखेंगे शेयर यील्डिंग हो रहा है और टेंशन में रप्चर हो रहा है। TDB2 में देखेंगे टेंशन यील्डिंग है और शेयर रप्चर है। सो दोनों केस को हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो उसकी ब्लॉक शेयर फेलियर के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगी, राइट। सो TDB1 कैसे आएगा, यहाँ पे देखिए शेयर का यील्डिंग है और टेंशन का रप्चर है। तो शेयर का केस है तो FY हो गया, और शेयर में बाय √3 गामा M0 होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, और एरिया शेयर में क्या होता है ग्रॉस एरिया यानी कि AVG, प्लस टेंशन में रप्चर है, रप्चर में नेट एरिया होता है। सो 0.9 टाइम्स ऑफ FU इंटू ATN बाय गामा M1, ये TDB1 हो गया। नाउ TDB2 कैसे आएगा, टेंशन में यील्डिंग, सो यील्डिंग यानी कि यील्ड स्ट्रेस, सो FI हो जाएगा, और यील्डिंग का केस है तो ग्रॉस एरिया इंटू ATG, ग्रॉस एरिया आ जाएगा बाय गामा M0, इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर यील्ड मटेरियल होता है गामा M0, प्लस शेयर रप्चर का केस है तो ये हो जाएगा 0.9 टाइम्स ऑफ FU इंटू एरिया शेयर एरिया यानी कि AVN नेट एरिया बाय √3 इंटू गामा M1। सो AVG है हमारा ग्रॉस एरिया शेयर में, ATG है ग्रॉस एरिया टेंशन में, ATN है नेट एरिया टेंशन में, और AVN है नेट एरिया शेयर में। यहाँ पे गामा M0 है 1.1, गामा M1 है 1.25। सो इसको जनरली याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें जो भी फैक्टर जिसके साथ इंक्लूड होते हैं उस अकॉर्डिंग ये लिया गया है। मीन्स शेयर में यील्डिंग है तो ये शेयर का एरिया इंटू यील्ड स्ट्रेस, और शेयर में पार्शियल सेफ्टी फैक्टर गामा M0 लिया जाता है। सो उस तरीके से आ जाएगा। सो वैसे टेंशन में रप्चर है तो टेंसाइल स्ट्रेस हो गया, रप्चर नेट एरिया का होता है, वैसे ही पार्शियल सेफ्टी फैक्टर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूले को भी मीन्स रिमेंबर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लेंडरनेस रेशियो। सो वो हम कैसे फाइंड करते हैं, सेम जैसे हमने RCC में भी डिस्कस किया है। सो लेमडा इज इक्वल्स टू L इफेक्टिव बाय R मिनिमम। R है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन। सो हमको पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I किसके इक्वल होता है, एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। सो यहाँ से R क्या आ जाता है √I/A, यहाँ पे L इफेक्टिव है इफेक्टिव लेंथ, और R है रेडियस ऑफ गायरेशन। सो रेडियस ऑफ गायरेशन हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नाउ ये एक इम्पॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है जो कि ये बताता है कि स्लेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम कितना होना चाहिए टेंशन मेंबर के केस में। सो बेसिकली यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं।
पहला, अगर टेंशन मेंबर जिसमें रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस है ड्यू टू लोड्स अदर देन विंड और अर्थक्वेक लोड। सो टेंशन मेंबर के केस में जब रिवर्सल रहेगा डायरेक्ट स्ट्रेस में तो मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो हो जाएगा 180। नाउ नेक्स्ट, टेंशन मेंबर जिसमें नॉर्मली एक्टिंग एज अ टेंशन मेंबर बट इन विच स्ट्रेस इज रिवर्सल ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक, जहां पे स्ट्रेस रिवर्सल है ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक की वजह से, तो वहां पे स्लेंडरनेस रेशियो की मैक्सिमम वैल्यू होती है 350। यहाँ पे अदर देन विंड एंड अर्थक्वेक है, यहाँ पे विंड और अर्थक्वेक के वजह से है, तो ये 350 वैल्यू है। नेक्स्ट है, अ मेंबर ऑलवेज अंडर टेंशन, जो मेंबर हमेशा टेंशन में रहता है एक्सेप्ट प्री टेंशन मेंबर, लेकिन प्री टेंशन मेंबर नहीं होना चाहिए, तो उसकी मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है 400। सो सिमिलरली ये स्लेंडरनेस रेशियो का टेबल हम कंप्रेशन मेंबर में भी डिस्कस करेंगे। सो ये आपको याद रखना है टेंशन मेंबर के केस में 3 पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें आप वैल्यू याद कर सकते हैं 180, 350, 400। सो 180 जहाँ पे रिवर्सल ऑफ स्ट्रेसेस है अदर देन विंड और अर्थक्वेक 180, टेंशन मेंबर जिसमें स्ट्रेस का रिवर्सल है विंड और अर्थक्वेक की वजह से तो 350, और टेंशन मेंबर एक्सेप्ट प्री टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर जो हमेशा टेंशन में रहते हैं लेकिन प्री टेंशन मेंबर नहीं होना चाहिए, तो वहां पे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो आती है 400। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंप्रेशन मेंबर। सो अब हम कंप्रेशन मेंबर को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली कंप्रेशन मेंबर क्या होता है? सो जो भी मेंबर सब्जेक्ट होता है एक्सियल कंप्रेशन से, सो ये कंप्रेसिव फोर्स हो गए, अंदर की तरफ फोर्सेस आ रहे हैं, ये कहलाता है कंप्रेशन मेंबर। सो जो भी मेंबर सब्जेक्ट होते हैं एक्सियल कंप्रेशन के द्वारा वो कहलाते हैं कंप्रेशन मेंबर्स। नाउ हमारे कंप्रेशन मेंबर्स कितने टाइप्स के होते हैं? सो एक होता है स्टेंचियन। सो जैसे कि हमने कॉलम डिस्कस किया था आरसीसी में, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, सो उसी तरीके से स्टील में होता है कंप्रेशन मेंबर हमारा स्टेंचियन। सो ये इस तरीके का होता है जो साइड में रोड्स वगैरह एयरपोर्ट्स में लगे रहते हैं, इस तरीके से ये कहलाता है स्टेंचियन। नेक्स्ट हमारा कंप्रेशन मेंबर है स्ट्रट। सो ये कंप्रेशन मेंबर हम देखते हैं इसको ट्रस में। सो ट्रस में जिस तरीके से एंगल होता है, सो इस तरीके से हमारा ट्रस हो गया, सो ये कहलाता है हमारा स्ट्रट ट्रस में। और ब्रूम जो होता है वो कंप्रेशन मेंबर क्रेन्स में होता है। सो क्रेन में जो कंप्रेशन मेंबर होता है वो ब्रूम होता है। सो इसको आप देख सकते हैं, मैंने ये पिक्चर अटैच की है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोड्स ऑफ फेलियर ऑफ कॉलम। सो कितने मोड्स होते हैं कॉलम के फेलियर के? सो कॉलम हमारा कई तरीके से फेल हो सकता है। पहला है स्क्वैशिंग। सो इसमें कॉलम पूरा ढह जाता है। सो जब कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगे तो ये जब कॉलम पूरा ढह जाएगा, इस तरीके से पूरा ढह जाएगा, ये कहलाता है स्क्वैशिंग। सो ये कॉलम यहाँ पे स्क्वैश हो जाता है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास एक्सियल कंप्रेशन आएगा और ये हमारा कॉलम बेंड हो जाएगा पूरी तरीके से फ्रॉम अपवर्ड और डाउनवर्ड, इस तरीके से जब कॉलम में बेंड हो जाएगा तो ये कहलाता है हमारा ओवरऑल बकलिंग का केस। नेक्स्ट है हमारा लोकल बकलिंग। सो जब किसी पोर्शन में बकलिंग होगी, सो ये हमारा कॉलम है, सो मान लेते हैं इस पोर्शन से इस पोर्शन तक ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, सो ये कहलाता है हमारा लोकल बकलिंग। और ये कहलाता है हमारा ओवरऑल बकलिंग, जब पूरे लेंथ में बकलिंग होगी और यहाँ पे कुछ पोर्शन में बकलिंग होगी, राइट। नेक्स्ट हमारा फ्लक्चरल बकलिंग। सो जब मूवमेंट एक्ट करेगा तो ये इस तरीके से थोड़ा जब बेंड हो जाएगा कॉलम, तो वो कहलाता है हमारा फ्लक्चरल बकलिंग। नाउ जब बेंडिंग और टॉर्शन दोनों आते हैं तब होता है हमारा फ्लक्चरल टॉर्शनल बकलिंग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलम स्ट्रेंथ कर्व। सो कॉलम की स्ट्रेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं? सो कॉलम की स्ट्रेंथ फाइंड की जाती है यूलर्स क्राइटेरिया के द्वारा। सो यहाँ पे क्रिटिकल लोड PCR होता है पाई स्क्वायर EI बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर। नाउ अब हमको अगर क्रिटिकल स्ट्रेस फाइंड करना है तो स्ट्रेस किसके इक्वल होता है? लोड बाय एरिया के। सो लोड क्या है हमारा? क्रिटिकल लोड। इसको जब हम एरिया से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्रिटिकल स्ट्रेस। नाउ अब ये इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे आई को, तो आई किसके इक्वल होता है? एरिया इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, राइट। सो ये हो जाएगा A इंटू R स्क्वायर बाय A। सो A से कैंसिल आउट हो जाएगा। नाउ क्रिटिकल लोड हमारा क्या है? L इफेक्टिव का स्क्वायर। सो यहाँ से क्या आ गया? R स्क्वायर बाय L इफेक्टिव का स्क्वायर। सो वैल्यूज पुट कर देंगे। सो हमको पता है L बाय R किसके इक्वल होता है? स्लेंडरनेस रेशियो लेमडा किसके इक्वल होता है? इफेक्टिव लेंथ बाय रेडियस ऑफ गायरेशन।
सो ये लेमडा हो जाएगा। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई स्क्वायर ई बाय लेमडा का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा क्रिटिकल स्ट्रेस। नाउ ये हमारा जो IS कोड है वो ये बोलता है कि यूलर्स क्राइटेरिया को हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते स्टील कॉलम के केस में हमेशा। ये जो अभी हमने यूलर्स क्राइटेरिया पढ़ा, इसको हम स्टील कॉलम में हमेशा डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, इसीलिए इसने एक क्लासिफिकेशन दिया जो कि हमारा बकलिंग क्लासेस। बकलिंग क्लासेस को इन्होंने क्लासीफाई किया। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्लासिफिकेशन है क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D का। ये IS कोड में टेबल है, आप देख सकते हैं कौन से क्लास को बकलिंग क्लास A बोलते हैं, B बोलते हैं, C बोलते हैं, D। ये IS कोड में टेबल है, उसमें आप चेकआउट कर सकते हैं कौन सा हमारा बकलिंग क्लास है। जैसा हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा और जिस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट होगा उस अकॉर्डिंग बकलिंग क्लास का क्लासिफिकेशन होता है। वहां से ये आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम एक इम्परफेक्शन फैक्टर को यूज करते हैं जो कि अल्फा होता है, वो डिफरेंट क्लासेस का अलग अलग होता है। बकलिंग क्लास A है तो इम्परफेक्शन फैक्टर होता है 0.21। बकलिंग क्लास B है तो इम्परफेक्शन फैक्टर है 0.34। बकलिंग क्लास C है तो इम्परफेक्शन फैक्टर होता है 0.49 और बकलिंग क्लास D है तो इम्परफेक्शन फैक्टर होता है 0.76। इसको आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर को हम किस तरीके से डिजाइन करते हैं। ये हमारा कंप्रेशन मेंबर हो गया, एक्सियली लोडेड है, एक्सिस के अलोंग लोडिंग है। यहाँ पे हमारे पास दो स्टडीज हैं। फर्स्ट है मर्चेंट रेनकाइन फॉर्मूला जो कि गिवन है हमारी IS 800 1984। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड पे बेस्ड है, ये यूज नहीं की जाती अभी। नेक्स्ट है पेरी रॉबर्टसन अप्रोच, ये गिवन है IS 800 2007 में, ये लिमिट स्टेट में बेस्ड है। इसको हम वाइडली यूज करते हैं। इसको अकॉर्डिंग जो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ होती है PD, वो होती है स्ट्रेस इनटू एरिया के इक्वल FCD इनटू AE, जहां पे FCD है डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस, एरिया है हमारा इफेक्टिव एरिया ग्रॉस एरिया AE। ना यहाँ पे FCD कैसे आता है, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर के केस में FCD होता है Fy बाय गामा m0 बाय 5 प्लस रूट ओवर 5 स्क्वायर माइनस लेमडा E का स्क्वायर, ये लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए Fy बाय गामा m0। यहाँ पे फाई और लेमडा E क्या होता है, तो फाई जो है वो होता है 0.5 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट लेमडा E माइनस 0.2 प्लस लेमडा E का स्क्वायर, जहाँ पे लेमडा E है हमारा इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो जो कि किसके इक्वल होता है रूट ओवर Fy बाय FCR यील्ड स्ट्रेस बाय क्रिटिकल स्ट्रेस, और अल्फा यहाँ पे इम्परफेक्शन फैक्टर है डिफरेंट बकलिंग क्लास के लिए, और लेमडा E है हमारा इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो। अल्फा और लेमडा E को जब हम पुट करेंगे यहाँ पे तो हमारा फाई आ जाएगा। फिर फाई और लेमडा E को यूज करके हम FCD फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू आना चाहिए Fy बाय गामा m0 के। गामा m0 है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ द मटेरियल। यहाँ से हमारा डिजाइन स्ट्रेंथ आ जाएगा। इस तरीके से हम एक्सियली लोडेड कॉलम का डिजाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिजाइन करेंगे एंगल स्ट्रट की। एंगल स्ट्रट में हम सबसे पहले देखते हैं सिंगल एंगल स्ट्रट। जो हमारा कंप्रेशन होता है सिंगल एंगल के केस में, उसको हम दो तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। पहला है कॉन्सेंट्रिकली, मीन्स जो लोड है वो कॉन्सेंट्रिकली जाएगा तो उस तरीके से वो ट्रांसफर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा कंप्रेशन है वो किस तरीके से और ट्रांसफर हो सकता है, इसेंट्रिकली, मतलब कि कोई इसेंट्रिसिटी से भी हम वो लोड को ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट, इसेंट्रिसिटी E के द्वारा, और ये कॉन्सेंट्रिकली यानी कि एक्सिस के द्वारा। नाउ अब हम इसमें क्या करते हैं, हमारे दो केसेस हो गए। तो पहला हो गया कॉन्सेंट्रिकली टू इट्स सेंट्रॉइड थ्रू एंड गजेट के द्वारा, और इसेंट्रिकली बाय कनेक्टिंग वन ऑफ इट्स लेग टू अ गजेट और एडजेसेंट मेंबर। इस तरीके से दो लोडिंग का केस हो गया, पहला कॉन्सेंट्रिक, सेकेंड इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, इसकी जब हम डिजाइनिंग करते हैं ये सेम होता है एक्सियली लोडेड मेंबर के जैसे, जो अभी हमने पढ़ा ना एक्सियली लोडेड कॉलम, उस अकॉर्डिंग ही इसका हम डिजाइनिंग करेंगे। नेक्स्ट अगर इसेंट्रिक लोडिंग है, मतलब कि कुछ इसेंट्रिसिटी E में, ये डिस्टेंस E है हमारा और लोड एक्ट कर रहा है P, तो इस कॉलम में मोमेंट एक्ट करेगा P इंटू E का। ये जब लोडिंग आएगी तब हम कैसे करते हैं, यहाँ पे जो हमारा इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है लेमडा E,
वो उस फॉर्मूले से नहीं आता जो फॉर्मूला हमने एक्चुअली लोडेड कॉलम में पढ़ा। मीन्स यहाँ पे जो लेमडा ई होता है वो रूट ओवर एफ वाई बाई एफ सी आर होता है, बट यहाँ पे जब एसेंट्रिक लोडिंग है तो लेमडा ई डिपेंड करता है हमारे 3 कांस्टेंट पे, यानी कि K1, K2, K3, और K1, K2, K3 कांस्टेंट डिपेंड करते हैं एंड कंडीशन पे, हमारे एंड कंडीशंस कैसे हैं। सो यहाँ से लेमडा ई आएगा। सो हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि नंबर ऑफ बोल्ट्स हर ईच एंड में कितने हैं। हर एंड का देखेंगे हम, जैसे कि 2 एंड है तो कितने बोल्ट हर एंड में है। अगर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2 है और फिक्सिडिटी हमारी फिक्स्ड है तो K1 होगा 0.2, K2 होगा 0.35, K3 होगा 20, और अगर एंड हमारे हिंज्ड है तो K1 होगा 0.7, K2 होगा 0.6 और K3 होगा 5। लेकिन हमारे जो नंबर ऑफ बोल्ट है वो 1 है और एंड्स जो है वो फिक्स्ड है, तो K1 है 0.75, K2 है 0.35 और K3 है 20। और अगर एंड्स हमारे हिंज्ड है तो K1 है 1.25, K2 है 0.5 और K3 है 60। सो इस टेबल को हमको याद भी रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। सो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो यहाँ से हम वैल्यूज फाइंड करेंगे, फिर उसको यहाँ पुट करेंगे तो हमारा लेमडा ई आ जाएगा। नाउ अब इसमें जो लेमडा वी वी है और लेमडा फाई है वो किसके इक्वल होता है। सो लेमडा वी वी होता है L बाय आर वी वी बाय एप्सिलॉन ई रूट ओवर पाई स्क्वायर ई बाय 250, और लेमडा फाई है यहाँ पे B1 प्लस B2 बाय 2T बाय एप्सिलॉन ई रूट ओवर पाई स्क्वायर ई बाय 250। सो ये दोनों वैल्यू फाइंड करेंगे, K1, K2, K3 टेबल से आ जाएगा। सो यहाँ से लेमडा ई आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा डिज़ाइन ऑफ बिल्टअप कॉलम। सो बिल्टअप कॉलम में हम डिज़ाइनिंग के लिए जो हमारे कॉलम्स होते हैं उसको हम कनेक्ट कैसे करते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। सो ये हमारे 2 कॉलम हो गए, इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं लेसिंग और बैटन्स के द्वारा। सो लेसिंग का यहाँ पे हमारे 2 सिस्टम है, सिंगल लेसिंग सिस्टम और डबल लेसिंग सिस्टम। और सिंगल लेसिंग सिस्टम जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला नॉन इंटरसेक्टिंग, दूसरा है इंटरसेक्टिंग। सो ये आपने लेसिंग देखी होगी, इस तरीके से होती है रेलवे स्टेशंस में। सो नॉन इंटरसेक्टिंग मींस जो लेसिंग है वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है आपस में। सो ये पहला लेसिंग पुट है, देन यहाँ से सेकेंड, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, राइट। और ये सिंगल लेसिंग है। सो इसी एंड में एक ही साइड में लेसिंग होगी। नाउ इंटरसेक्टिंग, सो मीन्स ये जो लेसिंग है इसके ऊपर से जब दूसरी लेसिंग लगाई जाएगी वो इसको इंटरसेक्ट करेगी। सो ये सिंगल लेसिंग एक ही साइड से स्टार्ट है। नाउ अगर हम जब इस साइड से भी स्टार्ट कर देंगे लेसिंग करना इधर से और इधर से तो वो डबल लेसिंग का केस हो जाएगा। नाउ डबल लेसिंग सिस्टम भी हमारा 2 टाइप्स का होता है, पहला इंटरसेक्टिंग, दूसरा नॉन इंटरसेक्टिंग। सो इंटरसेक्टिंग में ये दोनों को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एंड्स। सो ये सिंगल लेसिंग का भी जैसे हमने पढ़ा इंटरसेक्टिंग के केस में, और ये डबल लेसिंग में इस साइड से भी लेसिंग होगी। सो ये नॉन इंटरसेक्टिंग में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बट दोनों साइड से रहेंगे डबल लेसिंग में, राइट। सो डबल लेसिंग है तो ये साइड की लेसिंग एक हो गई, ये साइड की लेसिंग एक हो गई, और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, नॉन इंटरसेक्टिंग। नाउ अब लेसिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस है, कई बार इससे भी क्वेश्चन आ जाता है और ये बहुत ईजी है, एक बार आप देख लें। पहला है विड्थ ऑफ द लेसिंग, ये किससे कम नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 3D। यहाँ पे D नॉमिनल डायमीटर है, विड्थ इससे कम नहीं होना चाहिए। और थिकनेस ऑफ द लेसिंग किससे कम नहीं होना चाहिए, अगर सिंगल लेसिंग है तो 1/40 का L इफेक्टिव, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और अगर डबल लेसिंग है तो थिकनेस ऑफ द लेसिंग शुड नॉट बी लेस देन 1/60 ऑफ L इफेक्टिव लेंथ का। नाउ लेंथ ऑफ द लेसिंग हम कैसे फाइंड करते हैं। सो यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने लेसिंग प्रोवाइड की है, राइट। ये है हमारा लेंथ, ये लेसिंग की लेंथ हो गई, और ये हमारा थीटा एंगल हो गया जो लेसिंग फॉर्म कर रही है। सो ये लेसिंग जनरली हमारे कॉलम्स को कनेक्ट करती है। सो ये हमारा कॉलम हो गया। सो ये जो 2 कॉलम के बीच में डिस्टेंस होता है ये हमारा S होता है, और लेसिंग के सेंटर से जो डिस्टेंस इस एंड का होता है ये G होता है, और यहाँ से कॉलम के एंड से सेंटर तक का जो लेसिंग का डिस्टेंस है वो होता है हमारा G। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम साइन थीटा यूज कर लेंगे, तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमको पता है, क्या पता है, S + 2G। हाइपोटेनस क्या है हमारा, लेंथ, ये हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से लेंथ क्या आ जाएगी, S + 2G बाय साइन थीटा। तो बाय साइन मीन्स कोसेक थीटा।
तो यहाँ से लेंथ ऑफ द लेसिंग आ जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ये s होता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस g होता है, ये g होता है, राइट। सो यहाँ से लेंथ ऑफ द लेसिंग आ जाएगी हमारी s प्लस 2g कॉसेक थीटा। ये s प्लस 2g कॉसेक थीटा इज द लेंथ ऑफ द लेसिंग। नेक्स्ट, इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए लेसिंग का। सो हम जो लेसिंग प्रोवाइड करते हैं उसको कितने एंगल में रखना चाहिए। सो ये होता है अकॉर्डिंग टू IS कोड 40 डिग्री टू 70 डिग्री के बीच में। अगर ये नहीं गिवन है तो आप 45 डिग्री में लेसिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ स्पेसिंग बिटवीन द लेसिंग, ये जो लेसिंग है इनके बीच की स्पेसिंग होती है A1। ये कैसे फाइंड की जाएगी। सो जनरली इसको हम फाइंड करते हैं tan थीटा के अप्रोच से। सो ये tan थीटा कैसे हो गया, हमको ये लेंथ फाइंड करना है तो tan थीटा, पहले हम ये ट्राइंगल देख लेंगे। तो मान लेते हैं ये A1/2 है तो tan थीटा हो गया हमारा, तो tan थीटा हमारा हो गया, ये लेंथ मान लेते हैं A1/2 हो गई। सो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा s प्लस 2g है ये, और बेस क्या है A1/2। सो यहाँ से A1 आ जाएगा ट्वाइस ऑफ s प्लस 2g 1/10 है स्क्वाड थीटा। सो ये आ जाएगी स्पेसिंग बिटवीन द लेसिंग A1। सो ये हो गई ट्वाइस ऑफ S1 प्लस 2g इंटू कॉट थीटा। नाउ यहाँ पे एक फैक्टर है लेमडा कंपोनेंट। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कंपोनेंट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.7 टाइम्स ऑफ लेमडा होल के, और ये जो वैल्यू है शुड नॉट बी ग्रेटर देन 50, ये 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाउ लेमडा होल जो है वो किसके इक्वल होता है 1.05 टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव बाय R। सो इसको हम 5% बढ़ा देते हैं लेमडा होल को। नेक्स्ट, स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द लेसिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन 145। ये कई बार पूछा जाता है तो ये 145 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्लेंडरनेस रेशियो। नाउ टेंसाइल फोर्स किसके इक्वल होता है लेसिंग में, सो ये होता है 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड। नाउ जिस तरीके से हमने लेसिंग पढ़ा वैसे ही हमारे पास बैटन्स आ गए। नाउ बैटन्स कैसे होते हैं, बैटन्स हमारा इस तरीके का सिस्टम होता है। सो बैटन्स हमने देखा है इस तरीके से प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। ये हमारे बैटन्स हो गए। नाउ बैटन्स में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बैटन्स हमको सिमेट्रिकली प्रोवाइड करना है, मतलब कि जो ये डिस्टेंस है वही ये होना चाहिए, सेम होना चाहिए डिस्टेंस। ये A है तो ये भी सिमेट्रिकली प्रोवाइड करेंगे। बैटन्स जो है वो प्लेट्स हो सकते हैं, एंगल हो सकते हैं, चैनल हो सकते हैं, आई सेक्शन हो सकते हैं, और उनके एंड्स रिवेटेड हो सकते हैं, बोल्टेड हो सकते हैं। नाउ जो इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है बैटन्ड कॉलम का, उसको हम कितना ले सकते हैं 1.1 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द कॉलम टू अकाउंट फॉर शेयर डिफॉर्मेशन। सो इफेक्टिव जो स्लेंडरनेस रेशियो है उसको हम लेते हैं 1.1 टाइम्स ऑफ जो हमारा मैक्सिमम एक्चुअल स्लेंडरनेस रेशियो है। नाउ इसमें हम 10% बढ़ाते हैं, बट लेसिंग की केस में हमने यहाँ पे 5% बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पे बैटन की केस में हम इसको 10% बढ़ाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज 1.1 टाइम। नाउ जो वर्टिकल स्पेसिंग है हमारी बैटन्स की मेजर्ड एट द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द एंड कनेक्शन of consecutive batten shall be such that the slenderness ratio of any component of column over that distance shall be neither greater than 50 nor greater than 0.7 times the slenderness ratio of the member as a whole about its z axis। इसका मतलब क्या हो गया, सेम इसका मतलब यही हो गया, जो लेमडा कंपोनेंट है वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 0.7 टाइम्स ऑफ लेमडा होल के, और ये वैल्यू ग्रेटर देन 50 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम वही चीज लिखी हुई है स्लेंडरनेस रेशियो के लिए। स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ एनी कंपोनेंट 0.7 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही सेम चीज जैसा लेसिंग में था वैसे ही बैटन्स में था। नेक्स्ट है हमारा बैटन्स को हमको कैसे डिजाइन करना चाहिए। सो बैटन्स को हमको इस तरीके से डिजाइन करना चाहिए कि वो बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स को कैरी कर सके, जो कि अराइज होते हैं हमारे ट्रांसफर शेयर फोर्स के द्वारा, जो कि किसके इक्वल होता है 2.5% ऑफ द टोटल एक्सियल फोर्सेस। सो उसके लिए को हमको डिजाइन करना है उस अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन केस ऑफ कॉलम दैट आर सब्जेक्टेड टू मूवमेंट्स आल्सो द रिजल्टिंग शेयर शुड बी फाउंड एंड देन द डिजाइन शेयर इज सम ऑफ दिस शेयर एंड 2.5% ऑफ द एक्सियल लोड। सो ये हमारे कुछ IS कोडल प्रोविजंस हो गए लेसिंग्स और बैटन से रिलेटेड। सो इसमें हमने टू द पॉइंट आपको बता दिया है क्या क्या पॉइंट्स पूछे जाते हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम देख लेंगे कॉलम स्प्लाइसेस क्या होते हैं।
अगर हमको कॉलम की लेंथ को बढ़ाना है, डिफरेंट कॉलम्स है हमारे पास, और अगर हमको लेंथ को बढ़ाना है, जनरली हम कॉलम को डिज़ाइन करते हैं तो एक लिमिट तक ही डिज़ाइन कर पाते हैं उसकी लेंथ को, लेकिन अगर हमको ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा बड़ी लेंथ के कॉलम की तो हम कैसे बनाएंगे उसको। अगर हमको कॉलम की लेंथ को बढ़ाना है तो हम कॉलम स्प्लाइसेस का यूज़ करते हैं। ये है हमारा कॉलम स्प्लाइस, ये एक कॉलम, इसको ये कनेक्ट कर दिया तो इसकी लेंथ को बढ़ गई है, ये यूज़ की हुई चीज़ होती है कॉलम स्प्लाइस। नाउ अगर क्रॉस सेक्शनल में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम इसको कैसे मैनेज करते हैं, इसको हम फिलर प्लेट्स का यूज़ करके इस तरीके से हम इसको मैनेज कर देंगे दोनों कॉलम को। नाउ अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, मीन्स ये देखो क्रॉस सेक्शन ये बहुत छोटा है, नेक्स्ट नीचे हमारा क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, इसको मैनेज करते हैं हम एक प्लेट के द्वारा जो कि कहलाती है बियरिंग प्लेट। यहाँ से हम लेंथ ऑफ द कॉलम को इंक्रीज कर सकते हैं कॉलम स्प्लाइसेस का यूज करके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।